जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा को नस्तेनाबूद करने के लिए हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो जिसमें एनसीईआरटी की किताब चलती हो, उसे आधार मानकर इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। और विद्यार्थियों, ये कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हम यहाँ बाइलिंगुअल अर्थात दोनों भाषाओं में अध्ययन करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 12वीं के अलावा ये 11वीं कक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक है, अर्थात 11वीं के विद्यार्थी अपनी 11वीं की बेसिक की सहायता से 12वीं के कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये प्रतियोगी परीक्षा जैसे आईआईटी जेई, जेई मेन और एडवांस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और राजस्थान सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं टीचर बनने के लिए होती है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा में जो 11वीं 12वीं का सेगमेंट आता है, जितना क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं वो आराम से आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो विद्यार्थियों, अब हम नई प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है त्रिविम ज्यामिति, अर्थात 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये विमीय त्रिविमीय है, पहले द्विविमीय पढ़ा करते थे, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। तो हम 11वीं प्रश्नावली त्रिविम ज्यामिति को अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन इसका करेंगे। तो पहले हम 12th एनसीईआरटी की 11.1 प्रश्नावली को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों विद्यार्थियों, 11.1 के लिए रिक्वायर्ड कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा देता हूं, उसके पश्चात हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 11.1 प्रश्नावली को ढोल धमाके के साथ शुरू करते हैं। 11.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइंस मोटिवेशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आप परीक्षा के समय में थोड़े थका हुआ महसूस कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वो 2 पंक्तियां से अपनी 11.1 को स्टार्ट करता हूं। वो 2 पंक्तियां इस प्रकार है कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। इन आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ समय है विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ समय है विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है। अब हम अपनी 11.1 प्रश्नावली का आरंभ करते हैं। तो 11.1 प्रश्नावली वैसे देखी जाए, मैं हेडिंग यहां पर डाल देता हूं, प्रश्नावली 11.1 प्रश्नावली की मैं बात करूं तो ये मेनली त्रिविमीय ज्यामिति के दिक् अनुपात और दिक्कोज्या अर्थात डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है। तो मैं क्या है दिक् अनुपात और दिक्कोज्या, हमेशा मैं सभी प्रश्नावलियों में प्रश्नों को टाइप में विभाजित करता हूं, फिर टाइप में थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे टाइप 1, टाइप 2। इसमें सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है, दिक् अनुपात और दिक्कोज्यों को। तो मैं इनके क्वेश्चन भी साथ करा देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ 5 प्रश्न इस पर आधारित है, तो मैं इसको एक ही टाइप में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 11.1 की बात करूं तो दोस्तों ये 11.1 जो है ये अपने दिक्कोज्यों और दिक् अनुपात पर है, अर्थात दिक्कोज्याएं जिसे दिक् कोसाइन भी कहते हैं। बुक में दिक् कोसाइन या दिक्कोज्या भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। दिक् कोज्याएं और दिक्कोज्याएं एवं दिक् अनुपात दोनों की अपन को जानकारी में देने वाला अनुपात। इन इंग्लिश वी कैन से डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्यों को हम डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन कहा जाता है, एंड दिक् अनुपात को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। शॉर्ट में बात करूं तो इसको डीआरएस कहा जाता है और इसको डीसीएस कहा जाता था। डीसी ऐसे लिखा जाता है डीसीएस, और इसको लिखते हैं डीआरएस, अर्थात डायरेक्शन रेशियो का जो प्लूरल फॉर्म है, और डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये 3 होते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है
दिक्कोज्जाएं और दिगनुपात दोनों 3-3 होते हैं, अर्थात एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जेड एक्सिस के लिए। अब देखिए बड़े ध्यान से इम्तिहान से आपको सुनना है, इम्तिहान से ध्यान से इसलिए सुनना है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2D से हमारी सोच 3D में कन्वर्ट होने वाली है, तो आप सोच समझ के इसको सुने। देखिए ध्यान दें, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि 2D में हमारे पास 2 ही डायमेंशन होती थी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यहां पर 3 डायमेंशन है। ध्यान दें, यहां पर 3 डायमेंशन है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक आपकी तरफ आती हुई एक रेखा है। मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कन्वेंशन इसको एक्स मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं और इसको जेड एक्स मान लेता हूं। यू कैन टेक एनी वेयर, एक्स को, वाई को या जेड को आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन आई एम टेकिंग लाइक दिस। यहां पर सभी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक्स और वाई, ये एक्स वाई तल है 90 डिग्री, एक्स और जेड ये एक्स जेड तल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री, अर्थात ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बनी हुई है। ये मूल बिंदु अर्थात केंद्र है जिसको 0,0,0 कहा जाता है। अब होती क्या है दिक्कोज्जाएं, यहां पर ध्यान से समझिए। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, पॉइंट ले लेता हूं P, और इसके निर्देशांक मान लो कुछ है x, y, z ले लिया। इसके निर्देशांक मान लो x, y, z ले लिया, अर्थात x एक्सिस पर ये x डिस्टेंस कवर करता है, y एक्सिस पर yx जो y डिस्टेंस कवर करता है, और z एक्स पर z डिस्टेंस ये कवर करता है, अर्थात ये मैंने ऐसे ही मान लिया है। अब देखिए ध्यान दे, ये O है अर्थात ओरिजिन मूल बिंदु है, मैं इसको 0,0,0 कह सकता हूं, मूल बिंदु ओरिजिन इसको कहा जाता है। अब देखिए O से P को मैं मिला देता हूं, तो ये आगे OP कोई लाइन है, तो इसको वेक्टर भी ले सकता हूं और अभी OP भी ले सकता हूं। वेक्टर क्यों लूंगा उसका भी एक खास कारण है। अब ध्यान दे, अब इसका ये जो OP लाइन है ये कोण बनाती है, जैसे एक्स एक्स से कोई कोण बना रही होगी, ये लो अल्फा कोण कह दूं, यहां से भी कोई कोण बना रही होगी, मान लो बीटा कोण कह देता हूं, और मान लो यहां से भी कोई कोण बना रही होगी, गामा कह देता हूं। जो ये अल्फा बीटा और गामा कोण है, ये है क्या, जो OP रेखा है अर्थात परिणामी रेखा है, इसका एक्स एक्स के साथ बना कोण, एक्स अक्ष के साथ बना कोण, बना कोण। जो ये बीटा है वो है इस परिणामी रेखा का y एक्स के साथ बना कोण है। जो ये गामा है वो इस परिणामी रेखा का अर्थात OP रेखा का, जो यहां मैं दिक्कोज्जाएं दिगनुपात एक रेखा का ज्ञात कर रहा हूं जिसको OP रेखा कह सकते हैं हम, ये लाइन है जिसको OP रेखा अपन कह सकते हैं। तो गामा का मतलब हुआ, ये गामा है वो है ZX के साथ इस परिणामी रेखा का बना कोण, अर्थात इस परिणामी रेखा का ZX के साथ या ZX के सापेक्ष बना कोण। ये मैंने अल्फा बीटा और गामा का परिचय दिया है। इन अल्फा बीटा गामा को दिक् कोण कहते हैं, दिक् कोण कहते हैं, इनका नाम है दिक् कोण या दिशा कोण, दिक् कोण कहते हैं इसको, दिक् कोण या दिशा कोण। इन इंग्लिश वी कैन से डायरेक्शन एंगल, इनको दिक् कोण या दिशा कोण कहा जाता है। अल्फा बीटा और गामा 3 अपन डायरेक्शन एंगल यहां पर ले रहे हैं, अल्फा एक्स एक्स के सापेक्ष, बीटा वाई एक्स के सापेक्ष, गामा जेड एक्स के सापेक्ष। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अब सर क्या ये जरूरी है क्या, एंगल कौन सी दिशा में, आपने दिशा तो दिखाई नहीं है, वामावर्त है दक्षिणावर्त है, मान लो इसको वामावर्त मानूं तो ये देखो इधर कैसे। पहली बात मैं बताऊं, एक्स एक्सिस यहां है, एक्स वाई एंड जेड ऊपर है, तो ये एक्स वाई तल यदि इसको लूं तो देखो ये इससे ये कोण है, एक्चुअली में ये कोण ऐसे है, देखो ऐसे ऐसे, ये दिखा नहीं सकता इसलिए मैंने नीचे से लगाई है इस प्रकार से, ये इसका इससे कोण, ये इसका इससे कोण, ये इसका इससे कोण। अब दिशा का क्या लफड़ा है मैं आपको बताऊं कि अल्फा बीटा और गामा एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के सापेक्ष परिणामी रेखा का कोण है। तो दिक्कोज्जाएं कहती है, 3 दिक्कोज्जाएं होती है, एक को L से, एक को M से और एक को N से प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात दिक्कोज्जाओं को L M N से निर्दिष्ट अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। L का मतलब होता है कोस अल्फा, अर्थात ये एक्स एक्स वाली दिक्कोज्जा है,
अर्थात एक्स एक्स के साथ बना कोण, परिणामी रेखा का एक्स एक्स के साथ बना कोण अल्फा है, उसका कोसाइन अर्थात कोस, ये दिक्कोज्या कहलाती है। यहां पर m अर्थात वाई एक्स वाली अर्थात कोस बीटा, बीटा परिणामी रेखा का वाई एक्स के सापेक्ष बना कोण है, उसका कोसाइन, ये दूसरी दिक्कोज्या कहलाती है। तीसरी कोस गामा अर्थात गामा जेड एक्स के सापेक्ष बना कोण है, उसकी कोसाइन ये कहलाती है। अर्थात ये तीनों के मान में बताऊं तो L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा, अर्थात ये तीन दिक्कोज्याएं होती है जिन्हें L M और N से प्रदर्शित किया जाता है। L का मान कोस अल्फा है, M का मान कोस बीटा है और N का मान कोस गामा है, और अल्फा बीटा गामा का मैं परिचय दे चुका हूं। अब ध्यान दें, जरूरी है क्या ये एंगल इसी डायरेक्शन में हो सकता है कि ये एंगल इस डायरेक्शन में हो, जैसे मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो जैसे कोई ये रेखा है, ये कोण है, बोला ये जरूरी है क्या कोण ऐसे ही हो, ये कोण इस रेखा को आगे बढ़ाऊं, ये रेखा है मान लो, ये पूरी इतनी लंबी रेखा ले ली, मान लो वो कोण है, तो ये कोण भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी वही कोण हो। तो यदि ये थीटा है तो ये रेखा है, ये थीटा कोण है तो ये पाई माइनस थीटा आएगा। अर्थात यदि ये इसके साथ अल्फा कोण है तो इसका उल्टा कोण पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बीटा है तो इसका उल्टा मतलब ये वाला कोण, इसके रेखीय युग्म वाला कोण, जैसे हर रेखा का इसके एक्स एक्स के सापेक्ष मैंने ये बताया, तो देखो थीटा कोण है तो ये दूसरा पाई माइनस थीटा, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वो एंगल क्या हो सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक रेखा तो आपको पता है इधर भी चलती है इधर भी चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। इस डायरेक्शन के साथ लूं तो थीटा है, इस डायरेक्शन नीचे वाली के साथ लूं तो पाई माइनस थीटा है। इस कन्वेंशन को यदि मैं फॉलो करूं तो देखिए कोस पाई माइनस अल्फा, भाई अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, यहां थीटा था तो पाई माइनस थीटा आ गया, दूसरा आ जाएगा इसकी जगह आ जाएगा, दूसरा यदि दोनों डायरेक्शन में लूं तो इसकी जगह आ जाएगा कोस पाई माइनस बीटा और इसकी जगह आ जाएगा कोस पाई माइनस गामा। अब देखिए इसको चतुर्थांश ऑपरेशन लगाता हूं इनमें, तो कोस पाई माइनस अल्फा चतुर्थांश संक्रिया में लगाता हूं तो ये दूसरे चतुर्थांश में और पाई पर बदलता नहीं, उत्तर आएगा माइनस कोस अल्फा, बिकॉज दूसरे चतुर्थांश में कोस ऋणात्मक होता है, इसका माइनस कोस बीटा और इसका मान आएगा माइनस कोस गामा। अब ध्यान दें आप, ये माइनस में आ गया कोस अल्फा, मतलब मान लो अल्फा एंगल के साथ इस डायरेक्शन में है तो माइनस कोस अल्फा मतलब विपरीत दिशा में, और इसको हम एलएमएन दे तो इसको माइनस एन, इसको एम है तो माइनस एन और ये एन है तो माइनस एन, अर्थात दिक्कोज्याएं एल एम एन और विपरीत दिशाओं में दिक्कोज्याएं माइनस एल माइनस एम माइनस एन होती है। अब ये माइनस का क्या लफड़ा है, ये इसलिए लफड़ा आया क्योंकि रेखा दोनों दिशाओं में जाती है, जैसा कि मैंने बताया यहां से अल्फा कोण है तो ये पाई माइनस अल्फा कोण है, अर्थात इधर अदर रेखाएं दोनों तरफ बढ़ती है। इसलिए इस संशय को खत्म करने के लिए हमने इस रेखा को यही फाइनल मानने के लिए और ये टेंशन ना आए इसके लिए हमने इस रेखा को वेक्टर ले लिया। वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, वेक्टर ओपी तो है ही, ओपी तो एक रेखा है जिसका परिमाण ओपी अर्थात आर है और दिशा बता दिया ओ से पी की तरफ है, अर्थात जब ओपी वेक्टर ले ले तो ये सब रिमूव हो जाएगा, ओनली एलिमेंट ऐसी आ जाएगी जो दिक्कोज्याएं अद्वितीय बन जाएगी। यदि दिक्कोज्याएं, वैसे दिक्कोज्याएं हर की दो होती है, एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात देखो एल आई तो माइनस एल, कोस अल्फा या तो माइनस कोस अल्फा, कोस बीटा तो माइनस कोस बीटा, गामा तो कोस बीटा, इसीलिए हम दिक्कोज्याओं को प्लस माइनस भाटा लेते हैं, हर दिक्कोज्या को प्लस माइनस भाटा, अर्थात प्लस एक दिशा में उसके विपरीत दिशा में माइनस। यदि एक ही दिक्कोज्या प्राप्त करना चाहते हैं, अद्वितीय दिक्कोज्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस रेखा को वेक्टर फॉर्म अर्थात दिशा निर्धारित कर दे कि इस एक ही दिशा में ये जा रही है। अब ध्यान दें, दिक्कोज्याएं अद्वितीय होती है या दो दिशाओं में भी देखें तो दो दिक्कोज्याएं होती है, वो भी प्लस माइनस में परिमाण समान होता है। वैसे ही एक संख्या होती है दिग अनुपात, मैंने 2 पॉइंट यहां पर लिखे हैं, एक दिक कोसाइन लिखा है, दिक्कोज्याएं जिन्हें कहा जाता है, एक दिग अनुपात लिखा है। ये दिग अनुपात क्या चीज है? पहली बात तो दिक्कोज्याएं तो अद्वितीय होती है, लेकिन दिग अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, ये अनंत हो सकते हैं। कैसे? ये कहा कि दिग अनुपात, जैसे इसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, ये दिक कोसाइन है, ये मैंने जानकारी सारी दिक कोसाइन की दी है साहब, दिक कोसाइन अर्थात दिक्कोज्याओं की सारी जानकारी दी है।
मैं यहाँ थोड़ी जानकारी दिग अनुपात की दे दूं। दिग अनुपात क्या है? दिग अनुपात डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो वो क्या है? पहली बात तो इन्हें एबीसी से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी और सी से प्रदर्शित किया जाता है। ए बी और सी, मान लो एल एक्स एक्स की दिक्कोज्या है, एक्स एक्स के सापेक्ष दिक्कोज्या है, तो ये या ए है, या जहाँ एम है वहां बी है, या एन है जहाँ सी है, अर्थात ये एबीसी होता है। अब ये होती क्या है? दिक्कोज्याओं के दिग्नुपात होता क्या? डेफिनेशन सुनिए, दिक्कोज्याओं के समानुपाती रेखाएं होती है। दिक्कोज्याओं के समानुपाती रेखाएं दिग्नुपात कहलाती है। मान लो कोई रेखा एल है तो उसके समानुपाती रेखाएं, अर्थात ए कोई रेखा समानुपाती होती है, समानुपाती स्थिरांक, मान लो एल कोई रेखा है, उसके समानुपाती रेखा ए, एम है उसके समानुपाती रेखा बी, एन है उसके समानुपाती रेखा सी, अर्थात दिक् अनुपात दिक्कोज्याओं की समानुपाती रेखाएं होती है। तो दिक्कोज्याओं की समानुपाती रेखाएं होती है। कहीं किताबों में इनका नाम दिक् संख्याएं भी होता है, अर्थात ये समानुपाती संख्याएं। अभी स्थिरांक हटाएं तो एल का मान ए के, एम का मान बी के और एन का मान सी के आ जाता है, अर्थात ये एक निर्देशांक आ जाता है। दिग्नुपात कुछ नहीं, निर्देशांक ए के कोमा बी के कोमा सी के, ये निर्देशांक है। एलिमेंट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये तो एक निर्देशांक टाइप होता है, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है। दिक्कोज्याओं को अलग अलग कोमा से सेपरेट करके अलग अलग लिखा जाता है, कोष्टक में नहीं, इसको छोटे कोष्टक में लिखा जा सकता है, अर्थात निर्देशांक पद्धति को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। तो देखिए यहां से ध्यान दे, ए के बी के और सी के, ये रिजल्ट याद रखें। देखिए मैंने क्या बताया, दिक् कोसाइन को एल एम और एन से प्रदर्शित किया जाता है। एल का मान कोस अल्फा, एम का मान कोस बीटा, एन का मान कोस गामा होता है। यदि इसकी दिशा एक दिशा में देखा जाता है तो उसकी विपरीत दिशा में माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा होता है। फिर मैंने अल्फा बीटा गामा का परिचय पहले दे दिया। एक्स एक्स के साथ बना कोण परिणामी रेखा का, परिणामी रेखा का वाई एक्स के साथ बना कोण बीटा, परिणामी रेखा का जेड एक्स के साथ बना कोण गामा है। फिर मैंने आपको दिग्नुपात के बारे में परिचय दिया है कि दिग्नुपात दिक्कोज्याओं के समानुपाती रेखाएं होती है। तो ये समानुपाती, ये स्थिरांक हटाने के लिए, जो स्थिरांक हटाने के लिए, अर्थात समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक आया है जिसे के कहते हैं। थोड़ी देर में मैं के की वैल्यू भी बताऊंगा। तो आप इतनी चीज को ऑब्जर्व कर लीजिए, आप फिर नोट्स लिख लीजिए दोबारा देखते हुए, या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर अब रिमूव कर रहा हूं। अब आगे देखिए, मैं कुछ और रिलेशन वगैरह इसमें बताना चाहता हूं। देखिए अब इस टॉपिक को थोड़ा आगे मैं एक्सटेंड करता हूं ताकि हम आगे के क्वेश्चंस भी कर पाए। देखिए जानकारियां बहुत है, लेकिन अपन क्रैश कोर्स के अनुसार जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के लिए है वही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज्यादा दे रहा हूं। देखिए दिक्कोज्याओं की बात करूं, दिक्कोज्याएं की बात करूं, दिक्कोज्याएं तो आपको पता है दिक्कोज्याएं या दिक् कोसाइन कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं, कोसाइन। और ये अभी अभी मैंने बताया था कि एल एम एन, या फिर इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, विपरीत दिशा में माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, ये ठीक है। अब देखिए दिग्नुपात को क्या लिखा अभी दिग्नुपात, इसको दिक् संख्याएं भी कहते हैं, दिग्नुपात को दिक् संख्याएं भी कहते हैं। कोई किताबें दिक् संख्याएं लिखती है, और इनको किससे बताया है, ए कोमा बी कोमा सी से, और एक निर्देशांक रूप में होता है। और यदि इसको एलिमेंट को निर्देशांक रूप में लिखे तो ए के बी के सी के, तो यहां पर मैं ए कोमा बी कोमा सी लिख देता हूं, ए कोमा बी कोमा और सी लिख दिया। अब ध्यान दें, अब मैं आपको अगला बताऊं कि जो दिक्कोज्याएं हैं वो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। ये ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका आपको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। या मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मान लो एलिमेंट की जगह मैं कोस अल्फा बीटा लिखूं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज 1। कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बताओ, ये तो कोस है, तो इनको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिखकर ऐसे करना, उसका मान चेंज आ जाएगा, अर्थात उसका मान जो भी आ जाता -2 या
वो मान आप पुट कर सकते हैं। इसकी जगह कभी कभी cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा पूछते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगे 1 - 2 वाला। तो इस प्रकार से ये बेस फॉर्मूला है, ये बेस फॉर्मूला है, तो इनको याद रखना। लेकिन ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता, जो a² प्लस b² प्लस c² है ना, ये एक नहीं होता भाई, ये एक नहीं होता है। सिर्फ दिक्कोजाओं के वर्गों का योग, तीनों दिक्कोजाओं के वर्गों का योग एक होता है। दिग अनुपात में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। अब ध्यान दें, अब अभी अभी अपन ने लास्ट बात की थी, उसमें बताया था L बराबर a के आ गया था, B बराबर L बराबर a के आ गया था, M बराबर b के आ गया था, N बराबर c के आ गया था। अब देखिए इस फॉर्मूले, इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में रखना चाहता हूं। L² मतलब a के का होल स्क्वायर प्लस M² मतलब b के का होल स्क्वायर प्लस N² मतलब c के का होल स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि we know that L² plus M² N² equal to 1, then we can put the value of element in this formula. So now we can get square a² k², a² k², here b² k² and then c² k² equal to 1. We can take common k², हम k² को यहाँ उबनिस्ट ले सकते हैं, तो k² को कॉमन लिया तो विद्यार्थियों यहाँ बचा a² प्लस यहाँ बचा b² और यहाँ बचा c² इक्वल टू 1। अब देखिए k का मान निकालना है तो इसको गुना में है, उधर पक्षांतरण होगा तो भाग में चला जाएगा, अर्थात k² का मान आया 1/a² प्लस b² प्लस c²। हमें k के मान की आवश्यकता है, देखिए यहाँ k के मान की आवश्यकता है, तो हमें k का मान निकालना होगा। तो यहाँ आगे यहाँ कर देता हूं, k का मान निकालना है तो हमें दोनों पक्षों में वर्गमूल करना होगा। तो इधर तो k हो जाएगा, इधर 1 का वर्गमूल 1 √a² प्लस b² प्लस c²। और ध्यान दें जब भी वर्गमूल करते हैं तो प्लस माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस लगा लीजिएगा, प्लस माइनस अर्थात वो वही चीज, एक प्लस एक दिशा में दूसरा विपरीत दिशा में, तो इसका मान प्लस माइनस आ जाएगा। तो ये k का मान है प्लस माइनस 1 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², जहां ABC दिगनुपात को बताता है। ये वैल्यू यहां पुट करिए, देखिए L और M में क्या संबंध आता है, तो वो कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन एलिमेंट L बराबर a के, देखो a पुट करो a एंड k, a गुणा k, a गुणा ये सारी, अर्थात यहाँ प्लस माइनस a गुणा 1 a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² वी कैन गेट। M बराबर, देखो M बराबर b के है, तो k का मान तो वो वहां से गुणा, उसको b से गुणा करो, b से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस b अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², एंड देन n का मान भी प्लस माइनस n मतलब c के, c को गुणा करो इससे, तो प्लस माइनस c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। ये मान प्राप्त हुआ। ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये वो है, संबंध है दिक्कोजाओं में दिगनुपात में। इसको मैं अभी जूम करके आपको और समझाने वाला हूं। तो देखिए मैं फिर बता देता हूं, दिक्कोजाएं दिक्कोसाइन को एलिमेंट कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा से प्रदर्शित किया जाता है। दिग अनुपात या दिग संख्याओं को ABC से प्रदर्शित किया जाता है। दिग कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है और दिग अनुपातों के वर्गों का योग 1 नहीं होता है। दिक्कोजाएं के समानुपाती रेखाएं दिगनुपात कहलाते हैं। समानुपाती स्थिरांक k है जिनका मान आता है प्लस माइनस 1/√a² प्लस b² प्लस c²। दिक्कोजाओं और दिग अनुपातों में संबंध इस प्रकार है और इसको मैं वापिस आपको आगे बता देता हूं। तो देखिए आप इसको एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो, अदरवाइज यू कैन सी इन फर्दर क्लासेस, अर्थात वापिस रिवीजन करोगे तब भी लिख सकते हो, आप दोबारा इसको देखें तो उस समय भी लिखा जा सकता है, अभी ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए अब मैं अगला टॉपिक जो यही वाला बता रहा हूं, मैंने कहा ना वापिस बताऊंगा, ये टॉपिक था दिक्कोजाओं अर्थात दिक्कोसाइन, दिक्कोजाओं व दिगनुपात में संबंध है। दिक अनुपात दिक्कोजाओं व दिगनुपात में संबंध है। इट इज नोन एज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। तो ये क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है L बराबर प्लस माइनस a, अर्थात x एक्सिस वाला दिगनुपात बटे सभी √a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए m बराबर प्लस माइनस m yx वाली दिक्कोजा तो yx वाला दिगनुपात b बटे सब कुछ का वर्गों का योग,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n इक्वल्स टू प्लस माइनस n मतलब y एक्स जेड एक्स वाली दिक्को जाता जेड एक्स वाला दिग अनुपात बटे तीनों के वर्गों का योग लो। तो ये आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, तो इन्हें याद रखना है, इसे अपने को याद रखना है। अब देखिए आपको एक बात बताऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक होता तो ये दोनों बराबर हो जाते। इसका मतलब जब जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक हमेशा नहीं होता, ये मना ही नहीं है कि एक नहीं होता, वो एक हो भी सकता है और नहीं भी। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सदैव एक होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक हो भी सकता है, क्योंकि जब दिक्को जाए दिगनुपात हो सकती है, क्योंकि समानुपाती हो तो वो बराबर भी तो हो सकती है। समानुपाती स्थिरांक एक हो जाए तो एल बराबर ए के है, तो के का मान यदि एक हो जाए तो एल बराबर ए, अर्थात दिगनुपात भी दिक्को जाए हैं, दिगनुपात भी दिक्को जाए यदि इनका तीनों का वर्गों का योग एक हो जाए, और वो दिक्को जाए तभी तो दिगनुपात हो पाए जब वर्गों का योग एक हुआ। अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सदैव एक नहीं होती, लेकिन जब जब एक होती है तब दिगनुपात और दिक्को जाए एक ही चीज होती है। अब ध्यान दे, अब ये आगे, अब ये तो एक होता नहीं, ये एक होता है। इससे क्या मतलब, देखो ध्यान दो, ये एक होता है। देखो इससे एक चीज बताना चाहता हूं, एक होता है। अब देखो ये दोनों तरफ अंडर रूट कर दूं तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक। इसका मतलब ऐसा वेक्टर जिसका ये परिमाण है, जैसे कैसे मैं कह रहा हूं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, भाई यही तो लिखा जाता है। ये हो तो इसका जो परिमाण निकालना है यही तो निकलेगा, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो ये वेक्टर कोई आएगा वो आर कैप कहलाएगा। आर कैप मतलब ये दिक्कोजाएं हैं, जब भी यहाँ कैप होगा तो दिक्कोजाएं होगी, जब भी यहाँ वेक्टर होगा तो दिग्नुपात होगा। ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखिए पहली बात, यहाँ वेक्टर हो तो ये हमेशा आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक ए बी सी दिग्नुपात होते हैं। आर कैप हो तो आई जे के गुणांक दिक्कोजाएं होती है। लेकिन ये फैसला कैसे करते हैं मास्टर, ये आपको कैसे पता चला? देखिए अपन जानते हैं कि इसका परिमाण निकालेंगे तो इसका परिमाण तो एक होता है। भाई आर परिणामी सदिश आर कैप है, अर्थात परिणामी आर वेक्टर की दिशा में मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का परिणाम सदैव एक होता है, इसका परिमाण देखो एक है, अर्थात ये एक बराबर एक। इसका एक होना जरूरी नहीं, ये आर तो इसका भी होना जरूरी नहीं। अर्थात जब जब सदिश दे रखा है तो ए आई जे के गुणांक दिगनुपात ए बी सी होते हैं। आर कैप दे रखा है तो आई जे के गुणांक एल एम एन अर्थात दिक्कोजाएं होती है। जब भी ये भी नहीं दे रखा हो, पता नहीं हो, तो कोई नहीं, इनके वर्गों का योग करके देख लेना। एक आ जाए तो आर कैप है, एक ना आए तो आर वेक्टर है। तो एक बिंदु हो, जब भी एक बिंदु हो, बताओ ये एक्स वाई जेड दिक्कोजाएं हैं दिगनुपात, इनके वर्गों का योग करना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक आ जाए तो ये दिक्कोजाएं हैं वरना दिगनुपात है। तो ये तो पता ही किया जा सकता है। मान लो किसी प्रश्न में अपना ऐसी चीज फंस जाए कि भाई ये दिक्नुपात दिए हैं, दिक्कोजाएं, उनके वर्गों का योग कर लेना। एक आ जाए तो वो दिक्कोजा है और एक ना आए तो वो दिगनुपात है। अब देखिए आगे की चीजें। अब मान लो ये तो एक बिंदु का हुआ, एक बिंदु का तो ये आप बता सकते हो भाई, है ना। एक बिंदु का तो कैसे बता सकते हो, देखो जैसे मैं वापिस बताता हूं। मान लो कोई एक बिंदु है जिसके निर्देशांक है 1,2,3, तो दिगनुपात बताओ, तो ये 1 2 3 यही दिगनुपात है। और इसको लिखूंगा, पी वेक्टर लिखना चाहूं, मान लो पी वेक्टर लिखना चाहूं तो ये आएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और आप जानते भी हो कि ये स्थिति सदिश ही तो है, तो अर्थात ये देखो वेक्टर है। मान लो पी कैप आया, इसका मतलब क्या, इसके दिगनुपात से दिगनुकोजाओं में परिवर्तित करूंगा, तो इससे एबीसी के मान है, एलिमेंट के अभी जो रिलेशन बताया उससे निकालूंगा। और उससे निकालेंगे तो 9 4 13 14 अर्थात अंडर रूट 14 का भाग जाएगा, तो 1/√14 आई कैप प्लस 2/√14 ऐसे आएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे तो एक आएगा। तो ये सिर्फ मैंने एग्जांपल बताया कि कभी एक बिंदु दिया है तो सीधा दिगनुपात, और दिक्कोजाओं के लिए इनके वर्गों का योग कर उसका भाग दे दो, क्योंकि एलिमेंट में बदल लो। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 है, और वो ये फॉर्मूला लगा लो a/√, वाला सारे वाले, तो ये फॉर्मूला लगा सकते। अब देखो ये तो एक बिंदु की बात हुई मास्टर, लेकिन दो बिंदु के लिए हमें थोड़ा बताया जाए। दो बिंदु वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप एक बार ध्यान से देखें। दो बिंदु के बीच दिगनुपात और दिक्कोजाएं। देखिए जैसे ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ध्यान से देखें, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। PQ वेक्टर मतलब ये इधर जा रहा है साहब, ये है x1 y1 और z1, लो कोमा लगा।
इसके निर्देशांक है x2, y2 और z2। इस दिशा में दिक्कोज्या अर्थात PQ की दिशा में दिक्कोज्या ज्ञात करो। पहले तो मैं PQ वेक्टर निकालूं, PQ वेक्टर या PQ का मोड निकाल दो, वेक्टर निकाल दो, कुछ निकाल दो, PQ के मध्य दूरी निकाल दो। PQ मतलब PQ के मध्य दूरी, PQ वेक्टर का मोड ऐसे भी लिखा जा सकता है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाओ भाई साहब, ये ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी। जब वेक्टर लगाया तो मोड लगाना जरूरी है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1। ये दूरी सूत्र कहते हैं, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। 10वीं क्लास में भी ये पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं, और 11वीं में त्रिविम ज्यामिति का परिचय पढ़ते हैं, तो ये तीनों पढ़ते हैं। तो ये तो दूरी सूत्र है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था वेक्टर में, सदिश में आपको। अब देखिए, अब दिगनुपात कैसे निकलेंगे। पहले दिगनुपात और दिक्कोज्या दोनों निकालता हूं। दिगनुपात निकलेंगे सीधा सीधा, कैसे, x2 माइनस x1, या ऐसे ध्यान ना रहे तो आप इसका स्थिति सदिश लिख लो। भाई दिगनुपात कुछ नहीं, स्थिति सदिश के निर्देशांक है। देखो PQ वेक्टर लिखना चाहूं तो OQ वेक्टर, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश, डायरेक्ट घटा लो। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, y2 माइनस y1 j कैप, और z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 के कैप। ये स्थिति सदिश तो बताया था मैंने, दो बिंदुओं के मध्य स्थिति सदिश इस प्रकार से निकाला जाता है। अब देखो इसका मोड भी निकालते तो देखो वही आ रहा है जो दूरी सूत्र से आ रहा है, आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर, के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर का अंडर रूट, वही बात हुई। अब कहने का मतलब दिगनुपात क्या हो गए। दिगनुपात मैं आपको बताऊं, दिगनुपात देखिए, इसका अंडर रूट 1 हुआ क्या भाई, ये तो पता नहीं, एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं। तो जो अब ये वेक्टर दे रखा है, कैप दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है, यदि इसका परिमाण 1 नहीं है तो वेक्टर है, तो दिगनुपात में आई कैप का गुणांक a होता है, अर्थात x2 माइनस x1 पहला दिगनुपात, b अर्थात दूसरा y2 माइनस y1, तीसरा z2 माइनस z1। ये दिगनुपात आ गया। अब हमें चाहिए दिक्कोज्याएं, दो बिंदु के मध्य दिक्कोज्याएं, अर्थात दिक्कोज्याएं चाहिए तो क्या a बटे अंडर रूट में लगाना है, अर्थात आप दो बिंदु का पूछे तो x2 माइनस x1 तो दिगनुपात है, उसमें PQ का भाग दे दो, PQ वेक्टर का मॉड्यूलस का भाग दे दो, वो अपने आप ही चले जाएगा, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। यदि इसको ABC मानो, संबंधित से देखो तो भी वही बात, देखो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही तो बात है। या डायरेक्ट याद रख लो y2 माइनस y1 बटे PQ का परिमाण, और यहाँ पर z2 माइनस z1 अपॉन PQ का परिमाण। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये वाले फॉर्मूले दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से मैंने आपको सारी थ्योरी 11.1 की करा दी है। अब इससे आधारित प्रश्न अपन करने वाले हैं, तो आप हंसते मुस्कुराते हुए प्रश्न की शुरुआत कीजिए। आप NCERT निकाल लीजिए अपनी 12वीं कक्षा की, और NCERT के क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ NCERT, यू कैन रीड इट। क्या दिया है अब ध्यान दे। NCERT का क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन क्या है, 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, NCERT का ध्यान दे पढ़े। NCERT का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि एक रेखा x, y और z एक्सिस के सापेक्ष 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो दिक्कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, वो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष कोण बनाती है 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। कह रही है कि एक रेखा जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष क्रमशः मतलब x के साथ 90, y के साथ 135, z के साथ 145। कह रही है कि एक रेखा जो x अक्ष के साथ 90 डिग्री, y अक्ष के साथ 135 डिग्री, z अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बताती है, तो इसकी दिक्कोज्याएं बताओ रेखा की। इन इंग्लिश वी कैन से one line which is making angle of 90 degree from x axis and making angle of 135 with respect to y axis and making angle of 45 degree with respect to z axis. We have to find the direction cosine of this line. तो यहां पर इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करूं तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या हो, पहले L होता है कोस अल्फा। यहां पर एक और बात बताऊं, पहले अल्फा बीटा गामा आपको लिखा देता हूं। जो x अक्ष के
सापेक्ष कोण बनता है वही तो अल्फा कहलाता है, तो अल्फा का मान 90 डिग्री है। जो वाई एक्स के सापेक्ष कोण होता है वही तो बीटा होता है, बीटा का मान 135 डिग्री है। और जो जेड एक्स के सापेक्ष कोण होता है वही तो गामा होता है, गामा का मान 45 डिग्री है। इससे आप आसानी से निकाल सकते हो। एल अर्थात पहली दिक्कोजा कोस अल्फा होती है, तो एल का मान कोस अल्फा मतलब 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0 होता है, एल बराबर 0 आ गया। अब देखिए बीटा बराबर 135 है, तो आपको पता है एम का मान, एम होता है कोस बीटा, यानी एम का मान आया कोस 135 डिग्री। कोस 135 डिग्री का मान -1/√2 होता है। यदि ना पता है तो ऐसे लिख लो, कोस 180 -45 डिग्री। देखो वापिस 135 आ रहा है, ये दूसरे चतुर्थांश में इसको लिखा जाता है कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, अर्थात माइनस कोस 45 डिग्री। ये मान आएगा एम का मान -1/√2। ये 11वीं कक्षा के जो एंगल का मान ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है, फिर भी आप समझ सकते हो, या डायरेक्ट आप मान लिख सकते हो कोस 135 का मान -1/√2 होता है। अब देखिए कोस यहाँ पर एल एम और तीसरी दिक्कोजा एन होती है कोस गामा। कोस गामा है तो एन का मान कोस गामा मतलब 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अर्थात दिक् कोजाएं पूछे कि भाई दिक् कोसाइन होता क्या है, दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं, दिक् कोसाइन या दिक् कोजाएं होता है 0, 1/√2, 1/2। भाई ये तीनों दिक् कोजाएं हो गई है, तो फाइनल आंसर है 0, -1/√2 और 1/√2। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। आप 12th एनसीईआरटी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े, तब तक मैं इसको रिमूव कर देता हूं। बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आप अगला प्रश्न पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी 12th कक्षा की 12वीं कक्षा की सेकंड क्वेश्चन पढ़े एनसीईआरटी का। लिखा है कि एक रेखा का दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो तीनों निर्देशांकों अर्थात तीनों निर्देशीय अक्षों से समान कोण बनाती है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई उस रेखा के या उसके दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो तीनों निर्देशीय अक्षों से समान कोण बनाती है। अर्थात मान लो ये तीनों निर्देशक ऐसा है, तो बोला कि ये इससे भी अल्फा बनाती है। मान लो ये यहाँ है, बोला इससे भी अल्फा बनाती है, इससे भी अल्फा बनाती है, इससे भी अल्फा बनाती है। अब ये ना सोचा कि ये तो देखो इससे ज्यादा दूर हो गया, ये एक एक्स इधर है तो ऐसे वाला एंगल है, तो तीनों अल्फा बनाती है। तो इसका मतलब क्या भाई, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, तो तीनों कोण अल्फा है। तो प्रश्न क्या है, रेखा की दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। दिक् कोजाएं या दिक् कोसाइन भी कैन से, दिक् कोजाएं ज्ञात करें, दिक् कोजाएं ज्ञात करें यदि वह रेखा तीनों निर्देशीय अक्षों अर्थात निर्देशीय अक्षों या निर्देशांकों ऐसे भी लिखा जाता है, निर्देशीय अक्षों एक ही बात है, निर्देशीय अक्षों या ये भी लिखा जा सकता है, निर्देशांकों से समान कोण बनाती है। अर्थात एक्स एक्स से जितना कोण बनाती है उतना ही वाई एक्स से बनाती है और उतना ही जेड एक्स से बनाती है। इन इंग्लिश वी कैन से दैट फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एंड इट इज गिवन दैट ऑल द एंगल्स फ्रॉम 3 एक्सिस इज इक्वल। वी कैन से अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। अब हम जानते हैं L² प्लस M² प्लस N² का मान कितना, 1। इस रिलेशन से ही होगा। L² मतलब कोस स्क्वायर अल्फा, M मतलब कोस स्क्वायर बीटा, बट बीटा इज अल्फा के इक्वल, देन वी कैन राइट कोस स्क्वायर अल्फा। N का मतलब है कोस गामा, लेकिन गामा अल्फा के बराबर है, तो कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। जोड़े तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा आ गया मान 1, कोस स्क्वायर अल्फा का मान आ गया 1/3। दोनों साइड अंडर रूट करें तो कोस अल्फा का मान आ गया 1/√3, वो भी प्लस माइनस। और ये होता क्या, L अर्थात कोस अल्फा, और M क्या है, कोस बीटा। कोस बीटा है क्या, फाइनली कोस बीटा ही तो अल्फा है, तो कोस अल्फा के बराबर अर्थात 1/√3, ये भी प्लस माइनस में। N बी कोस गामा, कोस गामा यहाँ है क्या, गामा अल्फा के बराबर ही है, अर्थात कोस अल्फा जितना ही, तो प्लस माइनस 1/√3। तो दिक् कोजाओं की बात करें तो उत्तर आएगा प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। ये प्लस वाले तो इस दिशा में लेते हैं मान लो, तो ये विपरीत दिशा में माइनस वाले।
एक बार ऊपर ऊपर वाले चिन्ह लेंगे, एक बार ये नीचे नीचे वाले चिन्ह लेंगे। तो आपको होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब मैं रिमूव करूं तब तक आप 12th एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ने की कोशिश करें। त्रिविम ज्यामिति अपना चल रहा है और इसका 11.1 चल रहा है। 11.1 के आप 2 क्वेश्चन कर चुके हो। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा, एक रेखा जिसके दिग्नुपात दिए हैं, दिग्नुपात दिए हैं -18, 12 और -4, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। एक दिग्नुपात दिए हैं और उसकी दिक्कोजाई निकालनी है। दिग्नुपात दिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आप एनसीईआरटी का एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी आप रीड कर लीजिएगा एक बार। दिए हैं कि दिग्नुपात है 18 और 4 और -12, ये 4 दिग्नुपात दिए हैं। एनसीईआरटी में 4 दिग्नुपात दिए, -18, 12 और -4, -18, 12 और -4, 12 और -4, ये तीनों दिग्नुपात दिए हैं और दिक्कोजाएं ज्ञात करनी है। तो इन इंग्लिश वी कैन से दैट it is given that direction ratio is -18, 12, -4. We have to calculate the value of direction cosine. अपने को डायरेक्शन कोसाइन का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब a बराबर -18 है, b बराबर 12 है और c बराबर -4 है। भाई यही तो मतलब हुआ दिग्नुपात का। अब हमें एलिमेंट निकालनी है, तो l का मान क्या होता, a/√a² + b² + c²। अब प्लस माइनस इसलिए नहीं ले रहा हूं, चिन्ह खुद नहीं बता दिया है, तो मैं वही वाला चिन्ह ले लेता हूं, -18/√a² + b²। ये साइड में निकाल लेता हूं पहले। √a² ये प्रश्न नहीं है, a² + b² + c², ताकि वो मान निकाल लूं। √a² मतलब -18 का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर 324 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144 प्लस 4 का 16, और इसको जोड़ें तो ये आता है 400 और 16, 80, 84, 384, 484 आ जाता है। 484 मतलब 22 आ जाता है। अर्थात यहाँ पे मैं इसका मान सीधा ही 22 लिख सकता हूँ। अब देखो कट गया वो अलग बात है, जो 2 से कट रहा है 9 टाइम 11, -9/11। m का मान होता है b/√a² + b² + c²। देन वी कैन राइट b का मान 12/22, इसको भी काट लो तो ये आता है 6/11। और n का मान ज्ञात करूं तो वो होता है c/√a² + b² + c²। देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ abc and c इज नथिंग बट -4, -4/√, इसका मान 22, काट ले तो -2/11। अर्थात दिक्कोजाओं की बात करूं, दिक कोसाइन क्या होगा, तो दिक कोसाइन यहां पर होगा -9/11, 6/11 और -2/11। यही एनसीईआरटी का फाइनल आंसर है। एक बात बताऊं, यहां यदि प्लस माइनस लगाते तो ये माइनस से गुना होकर माइनस प्लस आ जाता, या माइनस प्लस आ जाता या प्लस माइनस आ जाता, क्योंकि प्लस से गुना होता। यहाँ प्लस माइनस लगाते माइनस से गुना होता तो माइनस प्लस आ जाता। अर्थात 2 लिखना चाहो तो -+, +- -+, और 1 लिखना चाहो तो मैंने 1 लिखी है, तो वो जो चिन्ह साथ में आ गया वही चिन्ह ले लिया, क्योंकि इसमें वेक्टर एक अद्वितीय के रूप में आंसर दे दिया। तो ये भी ठीक है, और -+, +- लिख दे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, अर्थात वो भी ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद आप 12th एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट क्वेश्चन 11.1 का सेकंड लास्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 करें। अपन एनसीईआरटी 11.1 में फिनिश करने में सिर्फ 2 प्रश्न बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। वो करते ही अपना 11.1 फिनिश हो जाएगा। तो आप करें 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें भाई, प्रश्न संख्या 12 पढ़ लें, 4 पढ़ लें। लिखा है कि 3 बिंदु है, दर्शाइए कि बिंदु 2,3,4 -1, -2,1 और 5, 8, 7 सरेख है। तो एक बिंदु दिया है 2, 3, 4, एक बिंदु दिया 2, 3, 4, जो ये दर्शाता है कि भाई ये बिंदु सरेख है। तो एक तो 2,3,4 दिया है, एक -1 दिया, -1, -2,7 ये दिया है, और तीसरा और अंतिम बिंदु देखिए ध्यान से पढ़िए क्या दिया है। तीसरा बिंदु दिया है 5,8,7,
प्रश्न दिया है तीनों बिंदु दर्शाइए कि सरेख ही है क्या। इन इंग्लिश वी कैन से these 3 points are collinear, we have to prove this। अपने को ये प्रूव करना है। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों मेथड करवाता हूं। एक तो वेक्टर वाला मेथड, ये वैसे तो सारणिक में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य करते हैं, लेकिन इसमें जेड निर्देशांक भी दिया है, इसलिए हम 3D के बारे में विचार करते हैं। पहली बात 3D के बारे में विचार करते हैं। दूसरी बात अपन यहां पर 1 है, क्वेश्चन 1 है, ठीक। अब देखिए पहली बात और दूसरी बात ये है कि अपन 3D है तो 3 दिए में तो वेक्टर से कर सकते हैं या 3D से। पहले मैं वेक्टर से बताना चाहूंगा क्योंकि मैं ये वेक्टर में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप वेक्टर में कैसे करें कि ये मान लो A बिंदु मान लेता हूं, ये B मान लेता हूं, ये C मान लेता हूं, तो AB की दूरी निकालो, BC की दूरी निकालो और AC की दूरी निकालो। कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यह सरेख है। AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, AB प्लस AC बराबर BC आ जाए, अर्थात कोई दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर आ जाए, अर्थात सरेख है। वो मेथड 1 अपन ने वेक्टर में पढ़ा था। अब मेथड 2 अर्थात यहां का मेथड बताऊं। यहां का मेथड तो AB का दिगनुपात निकाल लो, AB का दिगनुपात निकाल लो और अनुपात निकाल लो और BC का दिगनुपात निकाल लो, दिगनुपात। अर्थात कह रहा है कि यदि ABC सरेख होगा अर्थात ऐसे होगा ABAC। भाई ऐसा हो सकता है, क्रम चेंज हो सकता है, लेकिन होगा इसी रेखा पर। तो AB के दिगनुपात इस दिशा में होगा, इसका भी इस दिशा में, अर्थात दिगनुपात सेम आ जाएंगे। देखो कैसे दिगनुपात निकाला कैसे जाता है। AB का दिगनुपात इन दोनों बिंदुओं का अभी सीखा था अपन ने। दो बिंदु के मध्य दिगनुपात कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ गया साहब, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 आ गया, 1 ऑफ माइनस 4 z2 माइनस z1 माइनस 3 ये आ गया। देख लेते हैं। अब BC का चाहिए तो अब BC का था इसमें से ये घटाना है। 5 माइनस 1 5 माइनस ऑफ माइनस 1 6, ठीक है। 8 माइनस ऑफ माइनस 2 10 और 7 माइनस 6। अब देखिए, अब ये दिगनुपात एक तो नहीं है लेकिन समानुपाती है। जब एक हो या समानुपाती हो वो सरेख ही होता है। आपने देखा होगा कि दो वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर हुआ करते थे तो सरेख के लिए अपन ऐसे करते थे, B वेक्टर बराबर लैम्डा A वेक्टर, अर्थात वो सरेख के लिए वो समानुपाती होना चाहिए। देखो यहाँ समानुपाती है कैसे, यदि इसको 2 से काट दे, इसमें माइनस कॉमन ले ले, देखो यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा, माइनस 1 से काटे तो 3 5 और 3 आ गए, ये आया। यदि माइनस से काट दिया, इसको जब 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 3 5 और 3। देखो ये इसका 2 गुना है। ये वैसे देखा जाए तो इसको किससे गुना करें कि अगला आ जाए, तो ये इसका माइनस 2 गुना है, माइनस 2 से गुना कर लो। देखो माइनस 3 गुना माइनस 2 प्लस 6 माइनस 5 इंटू माइनस 2 10 माइनस 3 गुना माइनस 2 6। तो ये इससे आ रहा है दोनों का दिगनुपात समानुपाती है, अर्थात ये सरेख है। दो दिगनुपात समान हो या समानुपाती होते हैं तो वो सरेख होती है। सरेख को सदिश के नियम दूरी सूत्र से भी निकाला जा सकता है। AB वेक्टर और AB और BC की दूरी निकालकर AC की दूरी भी निकाल देते हैं। किसी दो का योग तीसरे के बराबर आना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न है। अब NCERT का लास्ट क्वेश्चन है 5वां। ये करने के बाद अपन 11.1 को बस इतना ही दूर करने वाले हैं। तो 11.1 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज दे रखा है, उनको मान लेता हूं मैं ABC त्रिभुज है और उनके निर्देशांक दे रखे हैं और उनकी भुजाओं की दिक्कोजाएं निकालनी है। AB की दिक्कोजा, AC की दिक्कोजा, BC की दिक्कोजा, तीनों की निकालनी है। मैं आपको एक ही कर बताता हूं, बाकी दो की आप कर ले। देखिए क्या लिखा, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक्कोसाइन ज्ञात करो। यदि त्रिभुज के शीर्ष 3 5 माइनस 4, इसको मान लेता हूं 3 5 माइनस 4, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए गए, उनकी सहायता से AB रेखा की, BC रेखा की और AC रेखा की दिक् कोसाइन अर्थात डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करना है। एक बिंदु दिया 3, 5, -4, अगला दिया है -1, 1, -1, 1, 2 दिया है। अगला बिंदु दिया है -1, 1, 2, अगला दिया है -5, -5 और -2। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए कि मेरे द्वारा लिखे गए सही तो है। -1, 1, 2, -5, -2। तो ये 3 बिंदु दिए हैं। यहां बोला कि प्रश्न थ्योरी में लिखा है, मैं इसको इस डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिख दिया। देखो, इट इज गिवन
we have to calculate the direction cosines of the three side AB, BC or AC. It is given that three vertices which is 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2. We have to calculate direction cosine. तीन त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए हैं, अब मैं तीनों भुजाओं के डायरेक्शन कोसाइन AB रेखा की दिक् कोजाएं ज्ञात करनी है, दिक् कोजाएं। वैसे ही अपने को क्या ज्ञात करनी, AC और BC रेखा की। मैं आपको एक ही करके बता रहा हूं, बाकी दो की आपको करनी है। पहले मैं AB की बताता हूं। तो AB का मतलब ये A है, बोलो क्या है, 3, 5, -4 है, और B है -1, 1, 2। पहले दिग्नुपात निकाल लेते हैं, ठीक रहेगा। दिग्नुपात कैसे होते हैं अपन समझते ही हैं। या तो AB वेक्टर निकाल लो, ताकि जो I कैप, J कैप, K कैप के गुणांक आएंगे वही दिग्नुपात आएंगे, या डायरेक्ट ज्ञात कर लो। मुझे तो डायरेक्ट भी पता, x2 - x1 -1 -3, y2 - y1 1 - 5, और z2 - z1 2 -4 +4। निकाला तो आएगा -4 प्लस के 6। ये ABC के मान आए, A = -4, B = -4 और C = 6। अब दिक्कोजाएं निकालनी है तो संबंध आप जानते ही हो, दिक्कोजाएं निकालनी है तो संबंध किस प्रकार से आएगा भाई। दिक्कोजाएं L निकालनी है तो क्या आएगा, A/√A² + B² + C²। A मतलब -4 अपॉन √ में तीनों का वर्गों का योग। इसका -4 का वर्ग 16, -4 का 16, इसका 36। तो कितना हो गया, देखिए -4 का ये निकाल लेता हूं, √A² + B² + C² का मान वहां चाहिए तो यहां पर निकाल लेता हूं। कितना आएगा, -4 का 16 + 16 + 36। तो ये कितना आया, 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 4 68, √68 आ गया। √68 को लिख सकते हैं अपन 17 × 4 √ में, तो बाहर निकालने तो देखो 4 का तो 2 आ गया, 2/17। यानी यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं A/√, वाला तो ये आ गया 2/17। वी कैन सिंप्लीफाई इट, 2 × 4 -2/√17। M आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें -4, B/-4 अपॉन पूरे का √ ये करेंगे 2/17। वी कैन सिंप्लीफाई इट एंड वी कैन गेट -2/√17। n और लास्ट वन हम निकालें तो वो क्या आएगी, वो आएगी यहाँ पर n का मान आएगा 6। देखिए C is 6, C/√, वो 2√6 अपॉन 2√17। कैंसिल करेंगे तो 3/√17। तो मान आया -2/√17 और 3/√17। ये AB रेखा की दिक्कोजाएं आई है। इसी रूल से आपको निकालनी है BC रेखा और AC रेखा, फिर आपका प्रश्न खत्म होगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने 11.1 का पूरा कर लिया है। 11.1 के सभी क्वेश्चनों और थ्योरी को अपन ने नस्ते नाबूद कर दिया है। तो 11.1 को यहाँ पर खत्म करते हैं। तो विद्यार्थियों कैसी लगी आज की क्लास, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और हम फिर कल इसी वक्त 8 बजे से 9 बजे के बीच कल शाम को फिर मैथमेटिक्स की स्पेशल क्रैश कोर्स की एक और क्लास लेकर आएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया इस क्लास से जुड़ने के लिए। यदि ये क्लास आपको ठीक लगी, अच्छी लगी, तो आप अपने दोस्तों, सहपाठियों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस यहाँ पर क्लास को खत्म करते हैं। गुड लक। हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 12वीं का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें 12वीं की बोर्ड परीक्षा को नस्तेनाबूद करने के लिए हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो जिसमें NCERT की किताब चलती हो, उसे आधार मानकर इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है। और विद्यार्थियों, ये कोर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हम यहाँ बाइलिंगुअल अर्थात दोनों भाषाओं में अध्ययन करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 12वीं के अलावा ये 11वीं कक्षा के लिए भी बहुत लाभदायक है। अर्थात 11वीं के विद्यार्थी अपनी 11वीं की बेसिक की सहायता से 12वीं के कंसेप्ट अपने दिमाग में
बिठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये प्रतियोगी परीक्षा जैसे IIT जेई, जेई मेन और एडवांस, NDA, नेवी, एयरफोर्स और राजस्थान सरकार या किसी अन्य सरकार द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं टीचर बनने के लिए होती है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षा में जो 11वीं 12वीं का सेगमेंट आता है, जितना क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं वो आराम से आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो अब आज की क्लास को शुरू करते हैं और हम आगे अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो विद्यार्थियों, अब हम नई प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिविम ज्यामिति अर्थात 3D ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये विमीय त्रिविमीय है, पहले द्विविमीय पढ़ा करते थे, तो इसका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है, तो हम 11वीं प्रश्नावली त्रिविम ज्यामिति को अध्ययन करने जा रहे हैं। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन इसका करेंगे। तो पहले हम 12th NCERT की 11.1 प्रश्नावली को पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों विद्यार्थियों, 11.1 के लिए रिक्वायर्ड कंसेप्ट मैं आपको पहले सिखा देता हूं, उसके पश्चात हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 11.1 प्रश्नावली को ढोल धमाके के साथ शुरू करते हैं। 11.1 को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 लाइंस मोटिवेशन के लिए कहना चाहता हूं, क्योंकि आप परीक्षा के समय में थोड़े थका हुआ महसूस कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वो 2 पंक्तियां से अपनी 11.1 को स्टार्ट करता हूं। वो 2 पंक्तियां इस प्रकार है कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। इन आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, यही सर्वश्रेष्ठ समय है विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है। यही सर्वश्रेष्ठ समय है विद्यार्थियों, इसे खोना नहीं है। अब हम अपनी 11.1 प्रश्नावली का आरंभ करते हैं। तो 11.1 प्रश्नावली वैसे देखी जाए, मैं हेडिंग यहां पर डाल देता हूं, प्रश्नावली 11.1 प्रश्नावली की मैं बात करूं तो ये मेनली त्रिविमीय ज्यामिति के दिक् अनुपात और दिक्कोज्या अर्थात डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पर बेस्ड है। तो मैं क्या है दिक् अनुपात और दिक्कोज्या, हमेशा मैं सभी प्रश्नावलियों में प्रश्नों को टाइप में विभाजित करता हूं, फिर टाइप में थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे टाइप 1 टाइप 2। इसमें सिर्फ 2 ही कंसेप्ट है, दिक् अनुपात और दिक्कोज्याओं को। तो मैं इनके क्वेश्चन भी साथ करा देता हूं, क्योंकि NCERT में सिर्फ 5 प्रश्न इस पर आधारित है, तो मैं इसको एक ही टाइप में बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 11.1 की बात करूं तो दोस्तों ये 11.1 जो है ये अपने दिक्कोज्याओं और दिक् अनुपात पर है, अर्थात दिक्कोज्याएं जिसे दिक् कोसाइन भी कहते हैं। बुक में दिक् कोसाइन या दिक्कोज्या भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। दिक्कोज्याएं और दिक्कोज्याएं एवं दिक् अनुपात दोनों की अपन को जानकारी में देने वाला अनुपात। इन इंग्लिश वी कैन से डायरेक्शन कोसाइन, दिक्कोज्याओं को हम डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, कोसाइन कहा जाता है, एंड दिक् अनुपात को डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है, डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। शॉर्ट में बात करूं तो इसको DRs कहा जाता है और इसको DCs कहा जाता था। DC ऐसे लिखा जाता है DCS और इसको लिखते हैं DRS, अर्थात डायरेक्शन रेशियो का जो प्लूरल फॉर्म है, और डायरेक्शन कोसाइंस क्योंकि ये 3 होते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन जो है दिक्कोज्याएं और दिक् अनुपात दोनों 3 होते हैं, अर्थात एक एक्स एक्सिस के लिए, एक वाई एक्सिस के लिए, एक जेड एक्सिस के लिए। अब देखिए बड़े ध्यान से इम्तिहान से आपको सुनना है, इम्तिहान से ध्यान से इसलिए सुनना है कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2D से हमारी सोच 3D में कन्वर्ट होने वाली है, तो आप सोच समझ के इसको सुने। देखिए ध्यान दें, मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि 2D में हमारे पास 2 ही डायमेंशन होती थी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, यहां पर 3 डायमेंशन है। ध्यान दें यहां पर 3 डायमेंशन है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक आपकी तरफ आती हुई एक रेखा है। मैं NCERT के अकॉर्डिंग कन्वेंशन इसको x मान लेता हूं, इसको y मान लेता हूं और इसको zx मान लेता हूं। यू कैन टेक एनी वेयर
एक्स को, वाई को या जेड को आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन आई एम टेकिंग लाइक दिस। यहां पर सभी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक्स और वाई ये एक्स वाई तल है 90 डिग्री, एक्स और जेड ये एक्स जेड तल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री, अर्थात ये एक दूसरे पर 90 डिग्री पर बनी हुई है। ये मूल बिंदु अर्थात केंद्र है जिसको 0,0,0 कहा जाता है। अब होती क्या है दिक्कोजाएं, यहां पर ध्यान से समझिए। मान लो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं P, और इसके निर्देशांक मान लो कुछ है x, y, z ले लिया। इसके निर्देशांक मान लो x, y, z ले लिया, अर्थात x एक्सिस पर ये x डिस्टेंस कवर करता है, y एक्सिस पर yx जो y डिस्टेंस कवर करता है, और z एक्स पर z डिस्टेंस ये कवर करता है, अर्थात ये मैंने ऐसे ही मान लिया है। अब देखिए ध्यान दे, ये O है अर्थात ओरिजिन मूल बिंदु है, मैं इसको 0,0,0 कह सकता हूं। मूल बिंदु ओरिजिन इसको कहा जाता है। अब देखिए O से P को मैं मिला देता हूं, तो ये आगे OP कोई लाइन है, तो इसको वेक्टर भी ले सकता हूं और अभी OP भी ले सकता हूं। वेक्टर क्यों लूंगा उसका भी एक खास कारण है। अब ध्यान दे, अब इसका ये जो OP लाइन है ये कोण बनाती है, जैसे x एक्स से कोई कोण बना रही होगी, ये लो अल्फा कोण कह दूं, यहां से भी कोई कोण बना रही होगी, मान लो बीटा कोण कह देता हूं, और मान लो यहां से भी कोई कोण बना रही होगी, गामा कह देता हूं। जो ये अल्फा बीटा और गामा कोण है, ये है क्या, जो OP रेखा है अर्थात परिणामी रेखा है, इसका x अक्ष के साथ बना कोण, x अक्ष के साथ बना कोण। जो ये बीटा है वो है इस परिणामी रेखा का y अक्ष के साथ बना कोण है। जो ये गामा है वो इस परिणामी रेखा का अर्थात OP रेखा का, जो यहां मैं दिक्कोजाएं दिगनुपात एक रेखा का ज्ञात कर रहा हूं जिसको OP रेखा कह सकते हैं हम, ये लाइन है जिसको OP रेखा अपन कह सकते हैं। तो गामा का मतलब हुआ, ये गामा है वो है ZX के साथ इस परिणामी रेखा का बना कोण, अर्थात इस परिणामी रेखा का ZX के साथ या ZX के सापेक्ष बना कोण। ये मैंने अल्फा बीटा और गामा का परिचय दिया है। इन अल्फा बीटा गामा को दिक् कोण कहते हैं, इनका नाम है दिक् कोण या दिशा कोण। दिक् कोण कहते हैं इसको, दिक् कोण या दिशा कोण। इन इंग्लिश वी कैन से डायरेक्शन एंगल, इनको दिक् कोण या दिशा कोण कहा जाता है। अल्फा बीटा और गामा तीन अपन डायरेक्शन एंगल यहां पर ले रहे हैं। अल्फा x अक्ष के सापेक्ष, बीटा y अक्ष के सापेक्ष, गामा z अक्ष के सापेक्ष। अब देखिए आगे मूव करते हैं। अब सर क्या ये जरूरी है क्या, एंगल कौन सी दिशा में, आपने दिशा तो दिखाई नहीं है, वामावर्त है दक्षिणावर्त है, मान लो इसको वामावर्त मानूं तो ये देखो इधर कैसे। पहली बात मैं बताऊं, x एक्सिस यहां है, x y एंड z ऊपर है, तो ये एक्स वाई तल यदि इसको लूं तो देखो ये इससे ये कोण है, एक्चुअली में ये कोण ऐसे हैं, देखो ऐसे ऐसे, ये दिखा नहीं सकता इसलिए मैंने नीचे से लगाई, ये इस प्रकार से, ये इसका इससे कोण, ये इसका इससे कोण, ये इसका इससे कोण। अब दिशा का क्या लफड़ा है मैं आपको बताऊं कि अल्फा बीटा और गामा एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के सापेक्ष परिणामी रेखा का कोण है। तो दिक्कोजाएं कहती है, तीन दिक्कोजाएं होती है, एक को L से, एक को M से और एक को N से प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात दिक्कोजाओं को L M N से निर्दिष्ट अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। L का मतलब होता है कोस अल्फा, अर्थात ये एक्स एक्स वाली दिक्कोजा है, अर्थात एक्स एक्स के साथ बना कोण परिणामी रेखा का एक्स एक्स के साथ बना कोण अल्फा है, उसका कोसाइन अर्थात कोस ये दिक्कोजा कहलाती है। यहां पर M अर्थात वाई एक्स वाली अर्थात कोस बीटा, बीटा परिणामी रेखा का वाई एक्स के सापेक्ष बना कोण है, उसका कोसाइन ये दूसरी दिक्कोजा कहलाती है। तीसरी कोस गामा अर्थात गामा जेड एक्स के सापेक्ष बना कोण है, उसकी कोसाइन ये कहलाती है। अर्थात ये तीनों के मान में बताऊं तो L बराबर कोस अल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा, अर्थात ये तीन दिक्कोजाएं होती है जिन्हें L M N से, L M और N से प्रदर्शित किया जाता है। L का मान कोस अल्फा है, M का मान कोस बीटा है और N का मान कोस गामा है, और अल्फा बीटा गामा का मैं परिचय दे चुका हूं। अब ध्यान दें,
जरूरी है क्या ये एंगल इसी डायरेक्शन में हो सकता है कि ये एंगल इस डायरेक्शन में हो। जैसे मैं बताना चाहता हूं आपको, देखो जैसे कोई ये रेखा है, ये कोण है, बोला ये जरूरी है क्या कोण ऐसे ही हो, ये कोण इस रेखा को आगे बढ़ाऊं, ये रेखा है मान लो, ये पूरी इतनी लंबी रेखा ले ली, मान लो वो कोण है, तो ये कोण भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी वही कोण हो। तो यदि ये थीटा है तो ये रेखा है, ये थीटा कोण है तो ये पाई माइनस थीटा आएगा। अर्थात यदि ये इसके साथ अल्फा कोण है तो इसका उल्टा कोण पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। ये बीटा है तो इसका उल्टा मतलब ये वाला कोण, इसके रेखीय युग्म वाला कोण, जैसे हर रेखा का इसके एक्स एक्स के सापेक्ष मैंने ये बताया, तो देखो थीटा कोण है तो ये दूसरा पाई माइनस थीटा, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो वो एंगल क्या हो सकते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक रेखा तो आपको पता है इधर भी चलती है इधर भी चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। इस डायरेक्शन के साथ लूं तो थीटा है, इस डायरेक्शन नीचे वाली के साथ लूं तो पाई माइनस थीटा है। इस कन्वेंशन को यदि मैं फॉलो करूं तो देखिए कोस पाई माइनस अल्फा, भाई अल्फा की जगह पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, यहां थीटा था तो पाई माइनस थीटा आ गया, दूसरा आ जाएगा इसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा दूसरा, यदि दोनों डायरेक्शन में लूं तो इसकी जगह आ जाएगा कोस पाई माइनस बीटा और इसकी जगह आ जाएगा कोस पाई माइनस गामा। अब देखिए इसको चतुर्थांश ऑपरेशन लगाता हूं इनमें, तो कोस पाई माइनस अल्फा चतुर्थांश संक्रिया में लगाता हूं तो ये दूसरे चतुर्थांश में और पाई पर बदलता नहीं, उत्तर आएगा माइनस कोस अल्फा, बिकॉज दूसरे चतुर्थांश में कोस ऋणात्मक होता है, इसका माइनस कोस बीटा और इसका मान आएगा माइनस कोस गामा। अब ध्यान दें आप, ये माइनस में आ गया कोस अल्फा, मतलब मान लो अल्फा एंगल के साथ इस डायरेक्शन में है तो माइनस कोस अल्फा मतलब विपरीत दिशा में, और इसको हम एल दे तो इसको माइनस एल, इसको एम है तो माइनस एम और ये एन है तो माइनस एन, अर्थात दिक् को जाए एल एम एन और विपरीत दिशाओं में दिक् को जाए माइनस एल माइनस एम माइनस एन होती है। अब ये माइनस का क्या लफड़ा है, ये इसलिए लफड़ा आया क्योंकि रेखा दोनों दिशाओं में जाती है, जैसा कि मैंने बताया यहां से अल्फा कोण है तो ये पाई माइनस अल्फा कोण है, अर्थात इधर अदर रेखाएं दोनों तरफ बढ़ती है। इसलिए इस संशय को खत्म करने के लिए हमने इस रेखा को यही फाइनल मानने के लिए, और ये टेंशन ना आए इसके लिए हमने इस रेखा को वेक्टर ले लिया। वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, वेक्टर ओपी तो है ही, ओपी तो एक रेखा है जिसका परिमाण ओपी अर्थात आर है और दिशा बता दिया ओ से पी की तरफ है, अर्थात जब ओपी वेक्टर ले ले तो ये सब रिमूव हो जाएगा, ओनली एलिमेंट ऐसी आ जाएगी जो दिक् को जाए अद्वितीय बन जाएगी। यदि दिक् को जाए, वैसे दिक् को जाए हर की दो होती है, एक प्लस में एक माइनस में, अर्थात देखो एल आई तो माइनस एल, कोस अल्फा या तो माइनस कोस अल्फा, कोस बीटा तो माइनस कोस बीटा, गामा तो कोस बीटा, इसीलिए हम दिक् को जाओं को प्लस माइनस भाटा लेते हैं, हर दिक् को जाओ को प्लस माइनस भाटा, अर्थात प्लस एक दिशा में उसके विपरीत दिशा में माइनस। यदि एक ही दिक्कोजा प्राप्त करना चाहते हैं, अद्वितीय दिक्कोजा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उस रेखा को वेक्टर फॉर्म अर्थात दिशा निर्धारित कर दे कि इस एक ही दिशा में ये जा रही है। अब ध्यान दें, दिक्कोजाएं अद्वितीय होती है या दो दिशाओं में भी देखें तो दो दिक्कोजाएं होती है, वो भी प्लस माइनस में परिमाण समान होता है। वैसे ही एक संख्या होती है दिग अनुपात, मैंने 2 पॉइंट यहां पर लिखे हैं, एक दिक् कोसाइन लिखा है, दिक्कोजाएं जिन्हें कहा जाता है, एक दिग अनुपात लिखा है। ये दिग अनुपात क्या चीज है? पहली बात तो दिक्कोजाएं तो अद्वितीय होती है, लेकिन दिग अनुपात है, डायरेक्शन रेशियो है, ये अनंत हो सकते हैं। कैसे? ये कहा कि दिग अनुपात, जैसे इसको एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं, ये दिक् कोसाइन है, ये मैंने जानकारी सारी दिक् कोसाइन की दी है साहब, दिक् कोसाइन अर्थात दिक्कोजाओं की सारी जानकारी दी है। मैं यहां थोड़ी जानकारी दिग अनुपात की दे दूं। दिग अनुपात क्या है? दिग अनुपात डायरेक्शन रेशियो जो है, डायरेक्शन रेशियो वो क्या है? पहली बात तो इन्हें एबीसी से प्रदर्शित किया जाता है, ए बी और सी से प्रदर्शित किया जाता है। ए बी और सी, मान लो एल एक्स एक्स की दिक्कोजा है, एक्स एक्स के सापेक्ष दिक्कोजा है, तो ये या ए है, या जा एम है वहां बी है, या एन है जा सी है, अर्थात ये एबीसी होता है। अब ये होती क्या है? दिक्कोजाओं के दिग अनुपात होता क्या? डेफिनेशन सुनिए, दिक्कोजाओं के समानुपाती रेखाएं होती है, दिक्कोजाओं के समानुपाती रेखाएं दिग अनुपात कहलाती है। मान लो कोई रेखा एल है तो उसके समानुपाती रेखाएं, अर्थात ए कोई रेखा समानुपाती होती है, समानुपाती स्थिरांक, मान लो एल कोई रेखा है, उसके समानुपाती रेखा ए,
m है उसके समानुपाती रेखा b, n है उसके समानुपाती रेखा c। अर्थात दिक् अनुपात दिक्कोजों की समानुपाती रेखाएं होती है। तो दिक्कोजों की समानुपाती रेखाएं होती है। कहीं किताबों में इनका नाम दिक् संख्याएं भी होता है। अर्थात ये समानुपाती संख्याएं। अभी स्थिरांक हटाएं तो l का मान a के, m का मान b के और n का मान c के आ जाता है। अर्थात ये एक निर्देशांक आ जाता है। दिक् अनुपात कुछ नहीं, निर्देशांक a के, b के, c के, ये निर्देशांक है। एलिमेंट को ऐसे नहीं लिखा जा सकता, लेकिन ये तो एक निर्देशांक टाइप होता है, तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है। दिक्कोजों को अलग अलग कोमा से सेपरेट करके अलग अलग लिखा जाता है, कोष्टक में नहीं, इसको छोटे कोष्टक में लिखा जा सकता है। अर्थात निर्देशांक पद्धति को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। तो देखिए यहां से ध्यान दे, a के, b के और c के, ये रिजल्ट याद रखें। देखिए मैंने क्या बताया, दिक् कोसाइन को l, m और n से प्रदर्शित किया जाता है। l का मान कोस अल्फा, m का मान कोस बीटा, n का मान कोस गामा होता है। यदि इसकी दिशा एक दिशा में देखा जाता है तो उसकी विपरीत दिशा में माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस बीटा, माइनस कोस गामा होता है। फिर मैंने अल्फा बीटा गामा का परिचय पहले दे दिया। एक्स एक्स के साथ बना कोण परिणामी रेखा का, परिणामी रेखा का वाई एक्स के साथ बना कोण बीटा, परिणामी रेखा का जेड एक्स के साथ बना कोण गामा है। फिर मैंने आपको दिगनुपात के बारे में परिचय दिया है कि दिगनुपात दिक्कोजों के समानुपाती रेखाएं होती है। तो ये समानुपाती, ये स्थिरांक हटाने के लिए, जो स्थिरांक हटाने के लिए अर्थात समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए एक स्थिरांक आया है जिसे k कहते हैं। थोड़ी देर में मैं k की वैल्यू भी बताऊंगा। तो आप इतनी चीज को ऑब्जर्व कर लीजिए। आप फिर नोट्स लिख लीजिए दोबारा देखते हुए, या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर। तो मैं यहाँ पर अब रिमूव कर रहा हूं। अब आगे देखिए, मैं कुछ और रिलेशन वगैरह इसमें बताना चाहता हूं। देखिए अब इस टॉपिक को थोड़ा आगे मैं एक्सटेंड करता हूं ताकि हम आगे के क्वेश्चंस भी कर पाए। देखिए जानकारियां बहुत है, लेकिन अपन क्रैश कोर्स के अनुसार जो रिक्वायर्ड क्वेश्चंस के लिए है वही महत्वपूर्ण जानकारी आपको ज्यादा दे रहा हूं। देखिए दिक्कोजों की बात करूं, दिक्कोजों की बात करूं, दिक्कोजों तो आपको पता है दिक्कोजों या दिक् कोसाइन कहते हैं, दिक् कोसाइन कहते हैं, कोसाइन। और ये अभी अभी मैंने बताया था कि L, M, N या फिर इसको लिख सकते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा,